नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट फर्जी साबित, सेबी चीफ माधवी बुच ने अडानी के साथ मिलीभगत को बताया झूठ, विपक्ष ने रिपोर्ट को बनाया मुद्दा। अमेरिका ने किया बांग्लादेश को बर्बाद, शेख हसीना का बड़ा खुलासा, बोली यूएस मांग रहा था एक आइलैंड लेकिन मैं झुकी नहीं। उद्धव ठाकरे पर हमले के बाद महाराष्ट्र की सियासत में आया उबाल, राज ठाकरे बनाम उद्धव की जंग तेज, संजय राउत बोले भुगतने होंगे नतीजे। यूपी उपचुनाव में मायावती की एंट्री से राहुल अखिलेश की बड़ी टेंशन, बीएसपी चीफ ने लखनऊ में की बड़ी बैठक, 10 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। जेल से बाहर आते ही एक्शन में मनीष सिसोदिया, बुलाई पार्टी की बड़ी बैठक, चुनावों को लेकर लिए बड़े फैसले। खबरों में सबसे पहले बात हिंडनबर्ग पर मचे सियासी बवाल की। 10 अगस्त को हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में सेबी की मौजूदा चीफ माधवी बुच और अडानी पर मिलीभगत का आरोप लगाया। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में कहा कि 18 महीने पहले अडानी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी, लेकिन सेबी ने अडानी पर कार्रवाई नहीं की। हालांकि सेबी चीफ और अडानी इन आरोपों को झूठा बता रहे हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गया है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने सेबी प्रमुख माधवी बुच पर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में झूठ की राजनीति की है, साथ ही राहुल गांधी और विदेशी संस्थाओं के बीच के याराना के बारे में भी सवाल खड़ा किया है। यानी खुद जो सवाल खड़े कर रहे थे वो वही सवालों में। देखिए, मुझे लगता है ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तो इस रवीश कुमार के साथ राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये संजय सिंह, इन लोगों को अब जाना चाहिए हिंडन नदी के किनारे और किसी नाले में ढूंढना चाहिए कि हिंडनबर्ग है कहाँ। पूरी दुनिया जान चुकी है कि हिट जॉब करता है, दूसरे को नुकसान पहुंचा करके खुद फायदा उठाता है। अमेरिका में इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है कि आप वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कोई रिपोर्ट लेकर के नहीं आएंगे। एक ऑलरेडी उसके ऊपर केस चल रहा है फ्रॉड्स का, और यहाँ के महाविद्वान विपक्षी नेता जब फंसते हैं तो एक कोई बुलबुला दे देता है। वही पिछली रिपोर्ट आई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लगाए गए उसमें कोई दम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गए ये लोग, या सुप्रीम कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है। ये जॉर्ज सोरोस के चेले चपाटी, ये चाइनीज एजेंट के द्वारा प्रायोजित ये हिंडनबर्ग, उसकी रिपोर्ट आती है नाचने लगते हैं। इसको कहते हैं कि कंप्लीट वैचारिक दृष्टि से विपक्ष जो है वो दरिद्र हो चुका है। इधर खोपड़ी में कुछ बचा नहीं। पिछली बार इन लोगों की वजह से देश को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। एक फर्जी रिपोर्ट के ऊपर मीडिया ने इस तरह से बवाल किया कि हिंदुस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा नुकसान हुआ। जैसे राजनीति में ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, संसद नहीं चलने देना, ये नहीं चलने देना, वो नहीं करने देना, हर चीज में बवाल क्रिएट करना। उसी तरीके से आर्थिक एनार्की लाने की कोशिश में है ये राहुल गांधी और उसके तमाम चट्टे बट्टे। बहुत ही शर्मनाक है। और खबरों में अब्बास शेख हसीना के बड़े खुलासे किए। बांग्लादेश में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। टकराव की वजह से पूर्व पीएम शेख हसीना ने भी अपना देश छोड़ दिया था। इस बीच अब शेख हसीना ने बड़ा खुलासा करते हुए अपनी सरकार के गिरने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने उनसे सेंट मार्टिन द्वीप मांगा था, जिसे ना देने पर उन्हें सत्ता गंवानी पड़ी। पूर्व पीएम ने कहा है कि अमेरिका इस आइलैंड के जरिए बंगाल की खाड़ी में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता था। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के लोगों से कट्टरपंथियों के बहकावे में न आने की अपील की है। आपको बता दें कि सेंट मार्टिन द्वीप मात्र 3 वर्ग किलोमीटर का है और ये बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व में मौजूद है। तो यहाँ पर शेख हसीना का जो खुलासा है वो वाकई में काफी चौंकाने वाला। देखिए, ये जो खुलासा है ये कोई नई बात नहीं है। मई के महीने में ही 24 मई को शेख हसीना ने ऑल पार्टी मीटिंग 14 पार्टी के लोगों को बुलाया था और यह कहा था कि हमको धमकी दी जा रही है। अब तो नाम भी बाहर आ गया है। जो साउथ एशिया का इंचार्ज है डोनाल्ड कीलू,
उसने धमकी दी कि मुझे दे दो, और उनका सिर्फ एयरबेस बनाने का मकसद नहीं है, बल्कि उस आइलैंड के आसपास, चिटगांव के आसपास के कुछ इलाके और रखाइन, वो जो म्यांमार में जहां से रोहिंग्या आते हैं, इन जमीनों को हड़प के वहां पे एक क्रिश्चियन देश बनाने के, ठीक इस तिमोर की तरह, वो इनका प्लान था। शेख हसीना ने मना कर दिया तो ठीक यही डोनाल्ड कीलू ने जिस तरीके से इमरान खान को जेल में डलवा दिया, वहां सत्ता पलट करवा दिया, वही काम यहां पे इन लोगों ने किया। वो तो इनको जाने के लिए कह दिया गया तो वो बाहर आ गई, लेकिन खेल बड़ा निराला है। लेकिन सवाल राहुल गांधी से भी है। राहुल गांधी को सामने आकर के बताना चाहिए कि जब वो वाशिंगटन डीसी गए थे तो यही डोनाल्ड कीलू के साथ आपकी गुप्त मीटिंग हुई थी या नहीं हुई थी? क्या आपने हिंदुस्तान में इसी तरह का माहौल हो, मोदी को हटाने के लिए आपने मदद मांगी थी या नहीं मांगी थी? ये राहुल गांधी से सवाल पूछा जाना चाहिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात उद्धव ठाकरे बनाम राज ठाकरे की। सीएम शिंदे के गढ़ ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर से हमला किया गया था, जिस पर अब सियासी बवाल मचा है। इसको लेकर सांसद संजय राउत ने कहा है कि इस हमले का जवाब शिवसेना यूबीटी अपने स्टाइल में देगी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर गुब्बारे, गोबर, नारियल और चूड़ियां फेंकी हैं, वो अहमद शाह अब्दाली यानी अमित शाह के लोग हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब्दाली ने कई बड़े नेताओं को सुपारी देकर रखी है। महाराष्ट्र के शत्रु अब्दाली के इशारे पर यह सब हो रहा है। 2 महीने रुक जाइए, आपको एक्शन का रिएक्शन दिखाएंगे। वहीं इस हमले की जिम्मेदारी मनसे चीफ राज ठाकरे ने ली है। तो जो महाराष्ट्र में बवाल मचा है, यहाँ पे उद्धव ठाकरे की जो फजीयत हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, शुरुआत उद्धव ठाकरे ने की। आपने कह दिया भाई अमित शाह से सुपारी ली हुई है हमको हराने की। आपने सुपारी शब्द का इस्तेमाल किया, अपने लोगों को आपने भेज दिया। तो राज ठाकरे गए तो उनके ऊपर सुपारी फेंकी गई। पहले शुरुआत आपने की, सुपारी आपने फेंका तो आपने उनको सुपारी फेंका, तो उसके जवाब में आपको चूड़ियां फेंकी गई, गोबर फेंका गया। अब रही बात संजय राउत की, तो संजय राउत तो यह भी कहते थे कि ये जो शिंदे के साथ जो लोग आए हैं वो जिंदा मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे। यही कहा था ना कि मुंबई की सड़कों पे बाहर निकल के दिखा देना। सड़क पे वो घूम भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं, और आप दुबके हुए हो। जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। वो समय खत्म हो गया, वो दिन खत्म हो गया। यहां तो अब उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये कंपटीशन लगा रहे, कौन कितना उद्दंड हो सकता है। तो एक बात बता दें, जो लोग महाराष्ट्र को जानते हैं, उद्दंडता में आप राज ठाकरे से नहीं जीत पाओगे। राज ठाकरे के पास उस तरह के जाबाज लोग हैं जो कुछ भी कर गुजरेंगे। आप तो अब पॉलिटिशियन हो गए हो, शिव सैनिक रहे कहां। उद्धव ठाकरे शिव सैनिक नहीं है, वो अब कांग्रेसी, शरद पवार और तमाम सेकुलर पार्टियों के एजेंट बन गए हैं। तो ये जो संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है वो बेकार की बातें हैं। शुरुआत आपने की, अंत जो है वो राज ठाकरे ने कर दिया। और खबरों में बात यूपी उपचुनाव की। यूपी में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ ही अब बीएसपी ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर आज लखनऊ में बीएसपी की बड़ी बैठक भी हुई। मायावती के यूपी उपचुनाव में उतरने से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का खेल पूरी तरह से बिगड़ चुका है। इधर अखिलेश और राहुल में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस चुका है, यानी अब यूपी उपचुनाव में इंडी गठबंधन बुरी तरह से फंसा हुआ है। इधर बीजेपी ने भी सपा कांग्रेस की घेराबंदी कर दी है। तो यूपी उपचुनाव में यहाँ पर खेल जो है वो और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। देखिए, दिलचस्प तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा तो बयान इस मामले में योगी आदित्यनाथ का आया है कि मैं जिताऊंगा 10 सीट। एक तरफ योगी आदित्यनाथ को फुल फ्रीडम दे दिया गया है, कोई दिल्ली नहीं, कोई बाहर से दबाव नहीं। योगी आदित्यनाथ अपने मन से उम्मीदवार चुनेंगे, योगी आदित्यनाथ अपने मन से कैंपेन करेंगे।
10 की सीट पे लड़ाई है और उसका आंकड़ा ये है कि इस 10 में से 5 समाजवादी पार्टी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 3 है। तो 3 से 4 भी अगर इन्होंने कर लिया तो जीत हो गई। और टेंशन अखिलेश यादव को है कि कम से कम 5 से 4 हो गया तो लोग कहेंगे कि भाई हार गए। फिर तो वही बात हो जाएगी कि फिर आप फ्लूक से जीते लोकसभा। और यहां दिक्कत वोटर्स की नहीं है, बीजेपी की नहीं है, पहली लड़ाई तो उनकी कांग्रेस पार्टी से है। राहुल गांधी को लग रहा है कि उनकी वजह से जीते। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 10 में से 5 चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2 सीटें देंगे, वो भी हारने वाली 2 जगह जो बीजेपी का गढ़ है उससे आप लड़िए, 2 से ज़्यादा सीट नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई थी कि मायावती का बुलडोजर चल गया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई हम भी लड़ेंगे 10। मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती थी। जब कभी भी इस तरह का उपचुनाव होता है मायावती नहीं लड़ती। लेकिन जिस हिसाब से उनके वोट बैंक में कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव ने सेंधमारी की है, उनको लग रहा है कि अगर इन लोगों को छोड़ देंगे तो फिर तो और बर्बाद हो जाएगी पार्टी। तो वो पूरे दमखम के साथ, तो मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि 10 सीटों की लड़ाई ये किसी लोकसभा के चुनाव से कम नहीं है, क्योंकि यहां इज्जत दांव पे है योगी आदित्यनाथ की, अखिलेश यादव की, राहुल गांधी की, और आज मायावती ने भी अपना स्टेक बढ़ा दिया है। और खबरों के आखिर में बात सिसोदिया के एक्शन की। दिल्ली शराब घोटाले में करीब 1.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते ही फुल एक्शन में है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाल ली है। मनीष सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी की बड़ी बैठक की, जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। ये बैठक मनीष सिसोदिया के घर पर हुई। पार्टी की बैठक की शुरुआत करते ही यहां पर मनीष सिसोदिया ने अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। तो क्या अब आम आदमी पार्टी पर सिसोदिया का कब्जा होगा? तो यहाँ पर सिसोदिया जिस तरह से फुल ऑन एक्शन में है, क्या बता रहे हैं ये? देखिए, 2-3 चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही है। दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली लग रही है। ये जेल में थे तो सुनीता केजरीवाल पूरे कैंपेन को लीड कर रही थी। वो रोज हरियाणा में कैंपेन कर रही थी। आम आदमी पार्टी के कैंपेन का वो चेहरा थी। हर जगह भाषण दे रही थी। सब कुछ उनके ही चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा था। आप ये देखिए, अचानक से बाहर आते हैं और ये डिक्लेयर हो जाता है कि अब सुनीता केजरीवाल साइड, मनीष सिसोदिया आगे। सिर्फ इतनी सी बात होती तो कोई बात नहीं कि स्ट्रेटजी हो सकती है। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नंबर 2 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो बात समझ में नहीं आ रही है कि आज मीटिंग हो रही थी, मनीष सिसोदिया ने मीटिंग अपने घर में बुला लिया। अब तक जितनी भी विधायकों की मीटिंग हुई है वो मीटिंग सुनीता केजरीवाल के घर, शीश महल में केजरीवाल के घर, वहाँ बड़े बड़े हॉल्स भी हैं, सब कुछ भी है। बगल में चीफ मिनिस्टर का कैंप ऑफिस भी है, बस सटा हुआ एक ही एरिया के अंदर वहाँ मीटिंग हो सकती थी। आपने वहाँ बुला लिया और खबर आई कि भाई सुनीता केजरीवाल वहाँ नहीं पहुँची। मतलब क्या हुआ? मतलब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में मनीष सिसोदिया पार्टी और सरकार को लेना चाह रहे हैं। इसका तो मतलब साफ है कि एक शख्स है जो अभी तक लीड कर रहा था, अचानक से आप उसको हटा देते हो, खुद बैठ जाते हो, लेकिन जहां इसका फैसला कर रहे हो, जहां प्लान कर रहे हो, वहां उस व्यक्ति को तुम बुला भी नहीं रहे हो। अगर यही फैसला, भाई दाल में काला इसलिए नहीं होता, अगर ये मीटिंग केजरीवाल के घर में हो रही होती, सुनीता केजरीवाल इस मीटिंग में होती, तो इसका मतलब है कि अंदर खाने आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।